पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। चैप्टर था हम लोग का एनएलएम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लिखा है द फोर्स ऑफ buoyancy exerted by the atmosphere on a balloon is b in the upward direction and remains constant। बॉयंसी फोर्स हमेशा कैसे लगता है, जैसे कि मान लिया जाए किसी प्लास्टिक के डब्बा को आप मैंने पानी में डुबाइए, तो पानी में ज़बरदस्ती डुबाएगा, छोड़ेगा तो ऊपर ही फेंक देगा। ये जो फोर्स है उसे बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, उत्प्लावन बल। जैसे कि हम लोग बाल्टी को जब कुआं में डालते हैं तो जब बाल्टी भर जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा और नीचे अगर जाने दीजिए, रस्सी को ढीला दीजिए, बाल्टी को और नीचे जाने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा खींचिए उसको, तो जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहेगा तो बहुत आसान महसूस होता है। क्यों? बॉयंसी फोर्स के कारण, उत्प्लावन बल। होता क्या है कि जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में, पानी में, हवा में डुबाते हैं, तो जितना उस वस्तु का आयतन होता है उतना हवा वहाँ से हटता है, उतना पानी वहाँ से हटता है। और जितना पानी वहाँ से हटा या जितना हवा वहाँ से हटा, उसी के भार के बराबर, उसी के वेट के बराबर बल उस वस्तु पर ऊपर की ओर लगता है। उसे बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। जब आगे जब पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स तो उसमें ज़्यादा बात होगा बॉयंसी फोर्स के बारे में। लेकिन ये लिखा हुआ कि एक बैलून है, मान लीजिए एक बैलून है, तो ये बैलून पर ने बॉयंसी फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, हमेशा बी, हमेशा बॉयंसी फोर्स का मान बी है, हमेशा लिखा हुआ सवाल कि the force of buoyancy exerted by the atmosphere on a balloon is b in the upward direction and remains constant। हवा इस बैलून पर buoyancy force लगा रही है, और कितना लगा रही है? b किधर? ऊपर की ओर, और हमेशा इतना ही लगाते रहेगी। The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity and is proportional to it। The force of air resistance on the balloon acts opposite to the direction of velocity। ये तो बायंसी फोर्स हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस। सिंपल समझिए, आप मोटरसाइकिल इधर चला रहे हैं, आपको लगे हवा इधर से रोक रही है। आप मोटरसाइकिल इधर चलाइएगा, आपको लगे हवा इधर से रोक रही है। यह है फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस, हवा रुकावट पैदा करेगी ऑन द बैलून। इस बैलून पर भी वही बात होगा, और एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट। इस पर एक फोर्स और काम करेगा हवा का, किधर? जिधर बैलून चलेगा उसका उल्टा। जैसे मान लें बैलून चल रहा है नीचे, तो हवा का फोर्स लगेगा ऊपर। बैलून जा रहा है ऊपर, हवा के द्वारा फोर्स लगेगा नीचे। और ये भी लिखा हुआ है कि जो फोर्स लगेगा हवा के द्वारा, जो रुकावट पैदा होगा बैलून पर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बैलून जितना ज़्यादा स्पीड चलेगा उतना ज़्यादा फोर्स इसको रोकेगा। आप मोटरसाइकिल जितना ज़्यादा स्पीड चलाते हैं, आपको लगता है कि हवा उतना ही तेजी से रोक रही है, और जिधर चलाते हैं उसके अपोजिट रुकता हुआ मालूम पड़ता है। आपको लगता है कि हवा उधर से रोक रही है। अब चला रहे मोटरसाइकिल इधर, लगेगा हवा उधर से आ रही है, हमको रोक रही है, और जितना तेज चलेगा उतना ज़्यादा लगेगा कि रोक रही है। वही बात है बैलून के साथ। अब है कि द बैलून कैरी ए मास m एंड इज फाउंड टू फॉल डाउन नियर द अर्थ सरफेस विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। करा है कि बैलून जो है जिसका मास m है, नीचे आ रही है। इसको कौन नीचे ला रहा होगा? mg। और नीचे चूंकि आ रहा है v वेलोसिटी से, ऊपर कौन फोर्स लगेगा? बॉयंसी, वो हवा के चलते, क्योंकि बैलून नीचे आ रहा है तो हवा के चलते फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। तो हवा के चलते बढ़ेगा बॉयंसी फोर्स, क्योंकि बैलून नीचे आ रहा है तो हवा के चलते फोर्स ऊपर लगेगा। और आ रहा है एक समान वेलोसिटी से, इसमें एक्सीलरेशन नहीं है, एक समान वेलोसिटी से आ रहा है, माने एक्सीलरेशन 0 है। और एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या लिखाएगा? mg माइनस बॉयंसी फोर्स और माइनस हवा का एयर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट तो रन 0, इसका मतलब mg बराबर b प्लस
एयर रेसिस्टेंस वाला फोर्स, buoyancy प्लस एयर रेसिस्टेंस वाला फोर्स। हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम द बैलून सो दैट इट में राइज विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी भी, कितना मास इस बैलून से निकाल लिया जाए। मान लिया कि छोटा एम मास इसमें से निकाल लिया गया, अभी ऊपर जा रहा है भी वेलोसिटी से, इसका मतलब m माइनस एम जी तो नीचे काम करेगा ही, और हवा के चलते जो फोर्स है वो भी नीचे ही काम करेगा, क्योंकि बैलून ऊपर जा रहा तो हवा का रेसिस्टेंस नीचे काम करेगा वो। लेकिन अब मास m नहीं अंदर में, बैलून के अंदर में m से कुछ कम, वही तो निकालना है कितना मास बैलून से निकाल लिया जाए ताकि जो बैलून नीचे जा रहा है अभी ऊपर जाएगा। तो यहां से लिखेंगे, अब चूंकि ऊपर जाता है तो ऊपर लिखेंगे b माइनस फोर्स एयर वाला माइनस m इंटू जी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन का मान 0, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यही m का मान हमको चाहिए। तो ये हो गया b माइनस फोर्स ड्यू टू एयर माइनस mg प्लस mg बराबर 0। तो mg बराबर mg प्लस एयर माइनस b। तो b का मान पुट कर दें यहाँ से, b बराबर कितना पुट कर दें, mg माइनस एफ एयर। b का मान अगर यहाँ पुट करें mg माइनस एफ एयर, या एफ एयर का मान पुट कर देते हैं, हाँ एफ एयर का मान पुट कर देते हैं, mg माइनस b तो जाएगा mg बराबर mg प्लस एफ एयर का मान mg माइनस b, mg माइनस b और बी ई वाला, तो 2mg माइनस 2b कितना है यहाँ देखिए, आ गया mg बराबर 2mg माइनस 2b। तो m बराबर 2 कॉमन mg माइनस b और बट्टा g बराबर 2 इंटू m माइनस b बाई g। तो आंसर आएगा 2 इंटू एम माइनस बी बाई जी, 2 इंटू एम माइनस बी बाई जी। इस आपका क्वेश्चन नंबर 19। An empty plastic box of mass m is found to accelerate up at the rate of g by 6 when placed deep inside water। मान ले पानी, ये पानी के अंदर में एक खाली प्लास्टिक का बक्सा है of mass m is found to accelerate up at the rate of g by 6। ये जा रहा है ऊपर g by 6 से। जब एक खाली प्लास्टिक के बक्सा को पानी के अंदर बहुत गहराई में ले जाके छोड़ा गया नहीं तो ये ऊपर फेंकाया, कितना सेशन से, g by 6 से। तो अब कह रहा है कि हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स, इस प्लास्टिक के बक्सा में कितना इसमें सैंड डाल दिया जाए। मान लो कि बड़ा एम, ये छोटा में तो बक्सा का मास है, ऐसा सैंड हुआ माने बालू का मास होता ना, इतना डाल दिया जाए इसमें, तब अब ये नीचे जाना शुरू करेगा g by 6 से, g by 6 से नीचे जाना शुरू कर देगा। बताओ m का मान क्या है। देखिए भाई, इसका वेट होगा नीचे mg, ऊपर काम करता होगा एक buoyancy फोर्स, उत्प्लावन बल इसको फेंक रहा होगा ऊपर की ओर, तो यहाँ काम करेगा m प्लस m इंटू जी, और एगो buoyancy फोर्स उत्प्लावन बल ऊपर की ओर काम करेगा उसमें। तो ये चूंकि ऊपर जा रहा है तो लिखेंगे कि b माइनस एम जी बराबर m इंटू ए। अच्छा, ये बोले कि इसमें उत्प्लावन बल तो नहीं काम करेगा, इसमें उत्प्लावन बल तो नहीं काम करेगा, इसमें तो वजन बढ़ गया है,
तो प्लावन बल वजन पर निर्भर नहीं करता, मास पर नहीं, वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। बताया ना कि किसी वस्तु को अगर पानी में या हवा में डुबाइएगा तो वस्तु के आयतन के बराबर ना वहाँ से पानी या हवा हटता है। तो जितना पानी या हवा वहाँ से हटा, कितना हटा, इसके आयतन के बराबर। तो जो भी हटा उसी के वेट को बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। तो इतने आयतन, यहाँ भी आयतन तो थोड़े चेंज हो गया, अंदर में बालू डाल दो चाहे कुछ डाल दो, बक्सा का आयतन थोड़े चेंज होगा। तो आयतन सेम है तो बॉयंसी फोर्स भी सेम ही लगेगा। तो ये हो गया B माइनस एम जी बराबर एम जी बाई 6। यहाँ तो नीचे आ रहा है तो वहाँ से लिखाएगा एम जी प्लस एम जी माइनस B बराबर M प्लस एम जी बाई 6। तो B एम जी तो कितना बचा, एम जी बराबर एम जी बाई 6 एम प्लस एम जी बाई 6 बराबर 2m प्लस एम जी बाई 6। जी से जी कैंसिल, m बराबर 2m प्लस m इंटू 6। तो 5m बराबर 2m, तो m बराबर 2m बटा 5। तो बालू का मास आएगा 2m बटा 5, 2m बटा 5। इधर क्वेश्चन नंबर आपका 20। कह रहा है फोर्स F बराबर V क्रॉस A। एक फोर्स है F जो है V क्रॉस A, समझते हैं F क्रॉस B, V क्रॉस A बराबर F। इसका मतलब क्या समझते हैं कि फोर्स जो होगा V के ही परपेंडिकुलर होगा और A के भी। आप याद है ना I क्रॉस J बराबर K, इधर I इधर J इधर K, I क्रॉस J बराबर K। तो K क्या है, I के भी परपेंडिकुलर है और J के भी परपेंडिकुलर है कि नहीं। I क्रॉस J, J ऊपर हुआ, I इधर, I क्रॉस J बराबर K। तो K क्या है, I के भी परपेंडिकुलर और J के भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और A के भी परपेंडिकुलर। F बराबर V क्रॉस A इज एक्सर्टेड ऑन ए पार्टिकल इन एडिशन टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किसी बॉडी पर एक और फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के अलावा। मान लो कोई एक बॉडी है, इस पर तो एक फोर्स लगता ही लगता है अपना ग्रेविटी वाला mg। इसके अलावा इस पर एक फोर्स और लग रहा है F जो होगा V क्रॉस A के बराबर। ठीक, where V is the velocity of particle and A is a constant vector in horizontal direction। जहां V है वेलोसिटी, मान वेलोसिटी इधर है, और A कहीं होगा डायरेक्शन, यह नहीं पता, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल जैसे मान ले ये वस्तु हुआ, इसका वेट mg, इधर जा रहा है V वेलोसिटी से, तो A कहीं इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, इधर 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 होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A लिखा हुआ है बात। A is a constant vector in horizontal direction with what minimum speed a particle of mass m be projected so that it continue to move undeflected with a constant velocity। इस वस्तु को फेंका गया इधर v वेलोसिटी से। इस बॉडी का वेट कितना है, बोले mg। इसे फेंका गया v वेलोसिटी से। जब फेंके ना v वेलोसिटी से तो v से ही चलते रहना चाहिए बॉडी। जैसे मान लें वस्तु इसका वेट हुआ mg, आपको फेंका इसको v वेलोसिटी से, तो v से ही चलते रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। इसका मतलब गारंटी है कि एक फोर्स इस वेट को बैलेंस करने वाला कोई तो होना चाहिए ऊपर। तो इसका मतलब v अगर इधर है तो A कहीं ऐसे होगा। ऐसे होने का मतलब नहीं कि v के ऊपर होगा, ये आप समझिएगा थोड़ा सा। ये A जो है अगर ऐसे है, ऐसे इस प्लेन ऐसे है, अगर ये v है तो ये A है, एक प्लेन में है दोनों। ऐसे नहीं भी, और ये नीचे भी आई A, ऐसे नहीं, ऐसे है।
V एंड A ऐसे एक प्लेन में, तब ना V क्रॉस A करेंगे तो ऊपर जाएगा फोर्स, है कि नहीं। इधर होगा V, ये हो गया V, ये हो गया A, ये हो गया V, ये हो गया A, V क्रॉस A बराबर F। हम ही समझे, हमको कहा कि भाई ये बात पता है कि एक समान वेलोसिटी से जाना चाहिए, ये वस्तु एक समान वेलोसिटी से जाना चाहिए। इसका वेट है, ऐसे फेंकेगा तो वेट के चलते तो गिर जाएगा, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा इसका, फेंकेगा इसे, अब वेट के चलते ही गिरेगा इसे। लेकिन एक समान वेलोसिटी चलना चाहिए, इसका मतलब इस वेट को बैलेंस करने वाला कोई तो होना चाहिए ऊपर। अब ऊपर कौन फोर्स होगा, वो F, कह के लिख लिया कि ग्रेविटी के अलावा एक फोर्स और काम कर रहा है F, V क्रॉस A। तो V अगर इसको मानेंगे, आए इसको मानना पड़ेगा, इसको भी मानिएगा और इसको A, तो फिर V क्रॉस A ऐसे हो जाएगा नीचे फोर्स, तो और सपोर्ट कर देगा बेटे के, तो और गिरने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए V ई वाला होगा तो A ई वाला होगा, तब होगा V क्रॉस A बराबर ऊपर, ऐसे डायरेक्शन होगा ऊपर। तो F का मान कितना होगा, बोले V क्रॉस A का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए mg, मतलब VA साइन थीटा बराबर mg, तभी नहीं गिरेगा। तो V का मान कितना होगा, mg बटा A साइन थीटा। कह रहा है कि V का मिनिमम मान बताइए, V का मिनिमम मान बताइए। तो V का मिनिमम मान बताइए कब, जब साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा। इसका मतलब V का मिनिमम मान बराबर mg बाई A, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम मान +1 होता है, तो mg बटा A ये V का मिनिमम मान हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, देखते हैं। लिखा है इन ए सिंपल एटूड मशीन। ये एटूड मशीन वाला जो बात है थोड़ा याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं एटूड मशीन। आगे जब पढ़ेंगे ना तो कभी काम आएगा, लिखल मिलेगा ना एटूड मशीन, तो समझना इसी के बारे में बात किया जा रहा है। इसको बोलते हैं सिंपल एटूड मशीन। टू अनइक्वल masses M1 and M2 are connected by a string going over a clamp light smooth pulley। 300 ग्राम 600 ग्राम, ये 300 ग्राम माने 0.3 kg, 600 ग्राम 0.6 kg। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसे विरामावस्था से चलने के लिए छोड़ दिया गया। 0.6 का 6 न्यूटन, 0.3 का 3 न्यूटन, जी का मान 10 लेके बना रहे हैं। टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, ए सेक्शन से नीचे तो ए सेक्शन से ऊपर। इसके लिए लिखिएगा तो 6 माइनस टी बराबर 0.6a, इसके लिए लिखिएगा तो t माइनस 3 बराबर 0.3a, तो आएगा 3 बराबर 0.9, 3 बराबर 0.9a, a बराबर 3 बटा 0.9, इसलिए a बराबर 30 बटा 9, a बराबर 10 बटा 3। 10 बटा 3 से नीचे, 10 बटा 3 से ऊपर चलना शुरू करेगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, जितना ई तय करेगा उतना ई तय करेगा। s बराबर ut प्लस हाफ, a का मान 10 बटा 3 और 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 20 बटा 3 मीटर। 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तुरंत का मान निकालिएगा 10 बटा 3, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए 2 सेकेंड में। ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, रेस्ट से स्टार्ट होवे किया था, क्वेश्चन में लिखा है। बी में फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब ए का मान निकाल गया तो टेंशन नहीं निकलेगा। टेंशन बराबर 3 जोड़ 0.3 है, 3 प्लस 0.3 है, तो 3 प्लस 0.3 और ए का मान 10 बटा 3 मैंने 3 बटा 3 कैंसिल, तो 3 1 4 न्यूटन आ गया टेंशन 4 न्यूटन। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुल्ली। पुल्ली के क्लैंप पे कितना काम करेगा, बोले 2t, तो 4 दूनी 8 न्यूटन, 2t बराबर। ये सवाल खत्म, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 22।
का ए में 6.5 मीटर, यह आ जाएगा 6×18 और 2×18 6.6 मीटर के आसपास। हम लोग हो सकता है 10 मान के बनाए से 6.6 आ रहा होगा। बी में 3.9 न्यूटन, हम लोग आया 4 न्यूटन और 8 न्यूटन, यहाँ लिखा है 3.9 और 7.8 न्यूटन। जी का मान 9.8 मान के बनाया गया है, हम लोग 10 मान के बनाए हैं, इसे थोड़ा बहुत आंसर में अंतर आ रहा है। तो हो गया क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22। 23 इसी से है कि कंसीडर द एटीट्यूड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट 2 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इन टू मोशन। 2 सेकेंड जब बीता, अच्छा हुआ क्या समझिए पहले, ये चला G/3 से नीचे 10/3 से, I 10/3 से ऊपर जा रहा है। 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद यह कुछ चाल पकड़ लिया होगा और 2 सेकेंड के बाद ये भी कुछ चाल पकड़ लिया होगा। तो सवाल क्या है 23 में कि 2 सेकेंड के बाद कोई इसमें हाथ लगा दिया, 0.6 किलोग्राम में कोई हाथ लगा दिया तो रुक गया, ये तो रुक गया, इसे हाथ लगा देंगे तो, लेकिन ये तुरंत नहीं रुक जाएगा क्योंकि 2 सेकेंड के बाद ये भी कुछ स्पीड पकड़ लिया होगा, 2 सेकेंड में ये भी कुछ स्पीड पकड़ लिया होगा, तो इसको जैसे रोकेंगे तो थोड़ी रुक जाएगा। ये तो अपना स्पीड जितना था वो तो धीरे धीरे चढ़वे करेगा और कुछ समय के बाद 0 होगा, उसके बाद फिर से नीचे गिरना शुरू होगा। पहले देखिए 2 सेकेंड के बाद कितना स्पीड पकड़ेगा, पहले निकाल लेते हैं हम लोग। यहां तो ठीक है, तुरंत का मान v = u + at 20/3 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद 20/3 का स्पीड धर लिया होगा और 2 सेकेंड के बाद इहो धर लिया होगा 20/3 का स्पीड। अब जैसे इसको रोके हैं तो थोड़ी रुक जाएगा, ये तो स्पीड धैले है 20/3 का। अब 20/3 का स्पीड जब धैले है 0.3 किलोग्राम, तो उसको रुकने में तो समय लगेगा। तो बताइए कि 20/3 के स्पीड से ऊपर जा रहा था, अचानक इसको रोक दिए तो ये तो 20/3 से धीरे धीरे 0 होगा। तब 20/3 का स्पीड कितना देरी के बाद 0 होगा? तो हम लोग पहले पढ़े थे कि जब किसी पार्टी को यू चाल से फेंकते हैं कितना देरी के बाद 0 होता है, बोले U/G। तो यहाँ पर 20/3 है, तब 20/3/G, जी का मान 10, तब 20/3 G टाइम बराबर जी का मान 10, 2 × 20 माने 2/3 सेकेंड। 2/3 सेकेंड तक अभी और ऊपर जाएगा और तब रुकेगा और फिर नीचे गिरना शुरू होगा। जैसे नीचे गिरना शुरू होगा फिर से रस्सी टाइट होना शुरू। जैसे इसको रोके, यह स्पीड धैले था कितना 20/3, नीचे धैले था, ऊपर धैले 20/3, इसको रोक दिए तो ये रुक नहीं ना गया, ये 20/3 तो स्पीड है ही था, तभी और ऊपर चढ़ा तो रस्सी लूज हुआ और तब तक चाहता था कि रुक न जाए, तो 2/3 सेकेंड के बाद ये रुक जाएगा और फिर जब रुक जाएगा तो फिर तो नीचे ही आना है उसको, तो 2/3 सेकेंड के बाद फिर से रस्सी टाइट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सवाल था 23 में कि कितने समय के बाद रस्सी फिर से टाइट होना शुरू हो जाएगा, तो आंसर में लिखेंगे 2/3 सेकेंड के बाद। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 23।